नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई प्रिज्म होता क्या है, और आंसर बड़ा सिंपल सा है, ये प्रिज्म है। तो मेरे जो हाथ में मैंने एक यहाँ पर ग्लास का एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म सिंपल सा क्या है, एक ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, और ग्लास क्या होता है, एक मीडियम होता है। तो इसका मतलब प्रिज्म भी क्या है, एक टाइप का मीडियम है। अब इस प्रिज्म नामक मीडियम में कुछ इसकी खासियत है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर कुछ सरफेस हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पर दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और दोनों सरफेस एक दूसरे से कुछ एंगल में इंक्लाइन है। यानी ये प्रिज्म नामक जो मीडियम है, इस मीडियम को हमने क्या कर रखा है, दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में बाउंड कर रखा है। यानी एक ऐसा मीडियम जो दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में इस तरह से बाउंडेड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो ये भाई, और ये कैसा मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इससे हम आर पार देख सकते हैं। तो अगेन अगर डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे आप कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड इन बिटवीन टू इंक्लाइन प्लेन। ये दो इंक्लाइन प्लेन आपको ऐसे दिख रहे हैं, आपको मेरे हाथ का रेफरेंस लेके देखो तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो इंक्लाइन प्लेन है, इन दोनों के बीच में ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर कुछ सरफेस है। देखो, एक सरफेस ये है, ये किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। एक सरफेस इस साइड से है, ये भी किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। एक सरफेस ये नीचे से है, ये भी किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। यानी एक प्रिज्म में तीन हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। एक सरफेस यहाँ पर ये देखो, ये किस शेप की है, ट्रायंगुलर शेप की है, और एक सरफेस यहाँ भी है, ये भी किस शेप की है, ट्रायंगुलर शेप की है। तो दो ट्रायंगुलर शेप की सरफेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और तीन यहाँ मुझे किस टाइप की सरफेस हैं, रेक्टेंगुलर शेप की सरफेस हैं। और इन सारे सरफेस ने मिलकर कुछ मीडियम को बाउंड कर रखा है, और उसी को हमने क्या बोला है, प्रिज्म बोला है। आप इस तरह से भी प्रिज्म को डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये दो मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है। अब इन दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में ये जो एंगल बना, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है इन दो प्लेन के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ये जो एंगल बन रहा है इन दो प्लेन के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और जब भी हम किताब में या कॉपी में प्रिज्म को देखते हैं तो आपको सिर्फ कौन सा वाला पार्ट दिखता है, ये ट्रायंगुलर पार्ट दिखता है। और यानी ये सरफेस कहाँ है, इधर पे, बिकॉज 3 डायमेंशनल शेप है, तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, 2 डायमेंशन में ये ट्रायंगल दिखेगा। मैं बना रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, समझो जरा बात को। हमने जब भी किताब में प्रिज्म देखा है तो कैसा देखा है, कुछ इस तरह से देखा है। तो दिस इज अवर प्रिज्म। तो हमारी बुक में प्रिज्म कुछ इस तरह से बना होता है, या फिर जब भी हम कॉपी में प्रिज्म बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ये प्रिज्म का कौन सा वाला पार्ट है भाई, ये रेक्टेंगुलर शेप वाला पार्ट है, ये वाला। यानी इस साइड में यहां पर कौन सरफेस, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर शेप का मेरे पास क्या दिख रहा है आपको, ये सामने से ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अब यहाँ कौन सा वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है वो किस साइड है, इस साइड है। नीचे क्या है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ भी कैसा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और यहां भी किस शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। एक ट्रायंगल आगे की ओर होगा और एक ट्रायंगल यहां पीछे की ओर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाई बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये जो एंगल है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म एंगल। इसका नाम क्या है, प्रिज्म एंगल इसका नाम है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक बातें हैं प्रिज्म के बारे में। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि जब भी कोई लाइट रे इस प्रिज्म के किसी एक सरफेस पर पड़ेगी, सरफेस का मतलब इस सरफेस पर पड़ेगी, तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही लाइट रे एयर से इस प्रिज्म के अंदर जाएगी तो वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म पर पड़ेगी तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो यहां पर किस तरह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये हमें समझना है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को डेरिवेशन या फिर कैलकुलेशन करते समय, वो है यहां पर नॉर्मल हम कैसे लें।
अगर लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, किस सरफेस पर, इस इंक्लाइन सरफेस पर इस तरह से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट, माना किसी भी डायरेक्शन से ऐसे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब मुझे यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पर क्या लगाना होगा, स्नेल्स लॉ या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने होंगे। अब यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे होगा भाई, ऐसे होगा। ध्यान समझना बात को, यहां पर नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, यूं करके, बिकॉज ये कई सरफेस है, एक इंक्लाइन सरफेस है। अब इस इंक्लाइन सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा। वैसे ये भी कई सरफेस है, एक इंक्लाइन सरफेस है, तो यहां पर नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अभी जब भी हम कैलकुलेशन करें, आगे हम करेंगे, जब भी हम ज्योमेट्री यहां पर बनाएंगे, तो इस सरफेस पर, ये जो सरफेस यहां पर ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो दिस इज नॉर्मल ऑन दिस सरफेस। अब ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस पर कैसे आएगा हमारा नॉर्मल, इस तरह से ये नॉर्मल आएगा, ध्यान रखना। अगर यहां नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो फिर वो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है, बेस है, तो बेस पर नॉर्मल कैसे होगा, इस तरह से होगा। ये यहां पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल ऐसे क्यों होगा, क्योंकि उनको आदत होती है नॉर्मल ऐसे बनाने की, लेकिन नॉर्मल वो इस पर नहीं है, किस पर है वो, इस इंक्लाइन सरफेस पर है, यहां बोल सकते हैं हाँ इस टिल्टेड सरफेस पर है, इसलिए नॉर्मल कैसे आया, इस तरह से आया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, ओके। अब इतनी बात समझ में आई, तो ये तो क्या हो गया, बेसिक चीजें होगी प्रिज्म के बारे में। अब हिंट डालो क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। ठीक, सबसे पहले क्या करो, एक प्रिज्म बनाओ, और जब भी हम प्रिज्म बनाएंगे कैसा बनाएंगे, इस तरीके का बनाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ कौन सा वाला इसका पार्ट दिखाएंगे, ये वाला पार्ट दिखाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बनाने को जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एक प्रिज्म बनाया। तो ये मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म है, दिस इज अवर प्रिज्म। ठीक, इसको क्या बोल दो, ए बोल दो, इसे क्या बोल दो, बी बोल दो, इसे क्या बोल दो, सी बोल दो, और ये जो एंगल ए है ये मेरे पास क्या होगा, प्रिज्म एंगल होगा, और इसे मैं क्या बोलूंगा, इस बीसी को बेस बोल दूंगा। तो दिस इज अवर बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब मान लो कोई एक लाइट रे इस तरह से इस वाले सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट रे इंसिडेंट करानी है तो मैं यहाँ पर स्केल का यूज कर लेता हूँ। तो हमने क्या अज्यूम किया कि यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पर क्या हुई, इस तरह से एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आई और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, हो गई भाई इंसिडेंट। तो ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है, इसको कुछ नाम दे दो, ये P बोल दो, इसको ये Q बोल दो। जो यहाँ मेरे पास PQ है वो क्या है, इंसिडेंट लाइट है। PQ मेरे पास क्या है भाई, इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, या इंसिडेंट रे बोल दो। ध्यान समझना बात को, यहां पर जो रे आ रही है वो एक मोनोक्रोमेटिक रे है, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट रे है, ये ध्यान रखना। इंसिडेंट रे है और वो भी कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सिंगल कलर की लाइट है। या तो ये रेड होगी, या फिर वॉयलेट होगी, या फिर ग्रीन होगी, या इंडिगो होगी, किसी एक कलर की लाइट रे यहां से इस तरह से इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस PQ इज इंसिडेंट रे। अब यहां पर क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होगा तो कौन सा फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे अपने पास से डेविएट हो जाती है। अब वो किस तरह से डेविएट होगी, इसका निर्णय हम कैसे लेंगे, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद। अब आ गया नॉर्मल वाली बात है जो हमने यहां पर सीखी थी। अब इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहां मैंने क्या किया, इस तरह से इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यूं करके। तो दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इस क्यू पॉइंट पे मैंने इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये क्यू दिख रहा है ना, ये क्यू है, थोड़ा सा बड़ा सा क्यू बना दो, तो दिस इज अवर क्यू। तो ये मेरे पास ये जो एंगल हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब यहाँ रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। अगर यहाँ पर ये मीडियम नहीं आया होता तो लाइट रे ऐसे सीधे ऐसे आगे निकल जाती, ये भी आप जानते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये मीडियम आ गया, प्रिज्म नामक मीडियम आ गया, तो दिस लाइट रे विल बेंड इन दिस वे। तो ये लाइट रे क्या होगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी, कहाँ की ओर, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। लेट अस से ये मेरे पास जो लाइट रे है ये P है, ये सॉरी ये Q है, PQ, इस पॉइंट को क्या बोल दो भाई, R बोल दो, दिस पॉइंट इज R। और जो मेरे पास यहाँ QR है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है भाई, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा यहां से यहां तक, दिस एंगल भी एंगल R, जिसे हम क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूंगा।
अब अगेन यहां पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अब अगेन यहां मीडियम चेंज हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट आर पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अगेन नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है भाई, तो कुछ इस तरह से यहां पर हम क्या कर देंगे, नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे। तो कर दो फटाफट। तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने यहां पर इस सरफेस पर जो मेरे पास AC सरफेस है उस पर क्या किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ध्यान समझना बात को, ये एंगल R है, इसे क्या बोल दो, R प्राइम बोल दो। इस एंगल को क्या बोल दो, R प्राइम बोल दो। अब जहां पर ये नॉर्मल इस नॉर्मल को कट कर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोल दो, पॉइंट E बोल दो। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं, हमने क्या बोल दिया, पॉइंट E बोल दिया। अब इस केस में लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो लाइट रे ऐसे जा रही थी, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता लाइट रे सीधे ऐसे आगे निकल जाती, लेकिन अब मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे क्या हो जाएगी भाई, इस तरह से दूर हट जाएगी, कहां से, नॉर्मल से। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्ट, या बोल सकते हैं इमर्जेंट रे। ये जो मैंने रे बनाई इसको क्या बोला मैंने, PQR, इसे क्या बोल दो, S बोल दो। तो जो यहाँ पे मेरे पास RS है वो क्या है मेरे पास, इमर्जेंट रे है। तो दिस इज अवर इमर्जेंट रे। जो RS है वो हमारी क्या है, इमर्जेंट रे है, यानी प्रिज्म से बाहर निकलने वाली लाइट रे है। और ये जो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस I प्राइम हो जाएगा। I प्राइम क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इमरजेंस है, ध्यान समझना बात को। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिफाइन करने को जा रहे हैं। अगर ये प्रिज्म यहां पर नहीं होता तो लाइट रे ऐसे सीधे PQ की डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे मैंने प्रिज्म को रखा यहां पर, प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को कहां की ओर डेविएट कर दिया, इस डायरेक्शन में डेविएट कर दिया। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डेविएटेड रे। अगर मैं इस रे को ऐसे पीछे मिलाऊं तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसको कहां पर कट कर रहा है, ये इस पॉइंट D पर कट कर रहा है। ये मेरे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये मेरे पास जो इमर्जेंट रे है यानी जो डेविएटेड रे है उसकी डायरेक्शन है। अब इन दो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। कैसे दिखाते हैं, डेल्टा ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। जो डेल्टा मैंने यहां पर बनाया वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल पूछा भी गया है। ये पूरा टॉपिक आ रखा है इस बार, पूरे 5 नंबर का आ रखा है, 1-2 नंबर का भी नहीं, इसलिए हम इसको इतने गौर से और इतने मतलब लगन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो भाई ये क्या है मेरे पास यहाँ पर डेल्टा है। डेल्टा किस क्यों बोला है इसको, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, जो इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन है। अब इसकी डायरेक्शन और इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये बात समझ में आई आपको। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म फ्रॉम क्या बोल लो, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री में और जाते हैं। कभी कभी हमसे इस डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी ये पूछ लेता है, तो हेडिंग बना के चलते हैं। तो हेडिंग डालो क्या, कैलकुलेशन फॉर, यहां बोल सकते हैं, मेरा पूछा कहां गया, हाँ चलो इससे कर लेते हैं। हेडिंग हमारे पास क्या, कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन या फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कुछ भी डालो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, तो इस तरह से हैशटैग बना के चलना, मतलब इसी के नीचे हेडिंग है। हेडिंग का नाम क्या है, फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी ये हमें अब निकालना है, ओके। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्योमेट्री कर लेते हैं, मतलब ज्योमेट्री में थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ये एक एंगल मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ और एक एंगल में इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। मैं यहाँ पर 2 एंगल क्या हो गए जानना चाह रहा हूँ, एक एंगल DQR है और दूसरा एंगल DRQ है। समझ में आ रही है बात आपको, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या होगी ये मैं निकालना चाह रहा हूँ।
ऐसे यहाँ पर एक एंगल ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, क्या, ये डेल्टा चाहिए। जरा समझना बात को, ये एंगल कितना है, आई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। गौर से देखो, ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ आई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। ये एंगल कितना है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर होगा, नहीं होगा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई माइनस आर। तो यहाँ जो मेरे पास एंगल डी क्यू आर निकल के आया, ये कितना निकल के आया, आई माइनस आर निकल के आया। ठीक है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। सिमिलरली ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ, ये कितना है मेरे पास, आई प्राइम है, और तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ, ये भी आई प्राइम होगा, बिकॉज ये आई प्राइम है, तो ये भी कितना होना है, आई प्राइम होना है। अब ये आर प्राइम है, यहाँ से यहाँ ये आर प्राइम है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास कितना, आई प्राइम माइनस आर प्राइम बचेगा। तो यहाँ मेरे पास जो एंगल डी आर क्यू मेरे पास है वो कितना है, आई प्राइम माइनस आर प्राइम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आई प्राइम आर और आर प्राइम के टर्म में इस डेल्टा को लिख सकता हूँ। कैसे, देखो, सिंस वी हैव ए ट्रायंगल कौन सा है, डी क्यू आर को देखो, ट्रायंगल डी क्यू आर दिख रहा है आपको, ट्रायंगल डी क्यू आर। इस ट्रायंगल डी क्यू आर में ये जो एंगल है, कौन से वाले, एंगल डी क्यू आर और एंगल डी आर क्यू, दोनों कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और जो डेल्टा है वो कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में एंगल डी क्यू आर, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा। एक किसका होना चाहिए, डेल्टा के बराबर होना चाहिए। नाउ ये अगर डेल्टा के बराबर होना चाहिए तो अब इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो आई माइनस का आर है, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास कितना, आई प्राइम माइनस आर प्राइम है, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा। ये कितना आ गया, डेल्टा आ गया। नाउ आई प्लस का आई प्राइम और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का आर प्राइम इक्वल टू डेल्टा। ये मैंने कैसे लिखा, समझ में आ रहा है आपको, मैंने ये आई माइनस आई एक साथ लिख दिया, आई और आई प्राइम एक साथ लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास आई प्लस का आई प्राइम, ये माइनस बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया, आर प्लस का आर प्राइम इक्वल टू डेल्टा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। यानी यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई प्राइम माइनस आर प्लस आर प्राइम। अब यहाँ पर मैं एक टाइम के लिए आई क्या होगा, आई प्राइम क्या होगा, ये मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज दोनों रे कहाँ हैं, बाहर हैं। अगर आपने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो हमको पता है कि आई की वैल्यू क्या होगी और आई प्राइम की वैल्यू क्या होगी, ये मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन आर क्या होगा, आर प्राइम क्या होगा, ये मैं नहीं निकाल सकता फिजिकली, बिकॉज ये दोनों कहाँ हैं, प्रिज्म के अंदर हैं। ठीक है, हम लॉ हॉल लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए फिजिकली हम नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिकली आर और आर प्राइम निकालना क्या है, मुश्किल है। अगर ये चीज मुश्किल है तो एक काम करो, इस आर और आर प्राइम को कुछ ऐसे एंगल के टर्म में लिख दो जिनकी वैल्यू मुझे पता है। अब इसी के लिए हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं। देखो, मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। देखो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, देखो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या है, ए क्यू ई आर है, एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर है। और हम सब जानते हैं किसी एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस फिर उसका कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए क्यू ई, एंगल ए क्यू ई, फिर प्लस कौन सा एंगल, ई आर ए, या सॉरी उससे पहले एंगल क्यू ई ए, एंगल क्यू ई ए नहीं, क्यू ई आर और फिर प्लस का क्या आ जाएगा, एंगल ई आर ए, एंगल ई आर ए, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास एंगल ए
प्लस, अब बताओ भाई इस ए क्यू ई की वैल्यू कितनी होगी? ए क्यू ई क्या है? नॉर्मल पर से बनाया गया एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। बड़ा ही सिंपल है। क्यू ई आर, इसको मैं एंगल ई बोल दूं शॉर्टकट में, प्लस एंगल ई आर ए, ई आर ए ये भी अगेन किसके साथ बनाया गया एंगल है? नॉर्मल के साथ। तो कितना होगा ये? 90 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ गया यहाँ से? एंगल ए प्लस एंगल ई, 90 90 कितना होता है आजकल? 180 हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना आया? 180 डिग्री आ गया, बिकॉज 360 माइनस 180 180। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब भी मुझे यहाँ पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ आर और आर प्राइम की जगह। तो मैं अब एक काम कर सकता हूँ, क्या देखो, ये मेरे पास एक ट्रायंगल और है यहाँ पर, देखो एक और ट्रायंगल देखो। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल क्यू ई आर को देखो, क्यू ई आर, ट्रायंगल क्यू ई आर में देखो, क्यू ई आर, इसमें 3 एंगल है मेरे पास, एंगल आर प्राइम और एंगल ई, और तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इस ट्रायंगल में एंगल आर प्लस एंगल आर प्राइम प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एंगल ई निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस का कितना आ गया? आर प्लस आर प्राइम आ गया। अब एक काम करो, इस ई की वैल्यू यहां से उठा के कहां रख दो भाई? इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एंगल ए प्लस एंगल ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 180 माइनस का कितना आया? आर प्लस आर प्राइम, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो इस 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास कितना आया? एंगल ए माइनस का आर प्लस आर प्राइम इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया? आर प्लस आर प्राइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंपल एंगल हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू आर प्लस आर प्राइम लिख सकता हूँ। एंड नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू क्या है वो पता है, बिकॉज ए इज प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको उठाए कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ऐसे लिख के चलेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? देखो ये आई तो ऐसे रहा, प्लस आई प्राइम, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का आर प्लस आर प्राइम, जिसकी वैल्यू कितनी है? ए के बराबर है, तो यहाँ ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। एंड दिस इक्वेशन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, या बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो प्रिज्म है ये लाइट रे को कितने एंगल से डेविएट करेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस आई प्राइम माइनस का ए के बराबर होता है। यानी ये फॉर्मूला हमको बताना चाह रहा है कि जो डेल्टा है, यानी जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ए पर डिपेंड करता है, यानी प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करता है, या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। तीसरा आई प्राइम पर डिपेंड करता है। अब जो आई प्राइम की वैल्यू होगी ना, वो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई इस प्रिज्म का मटेरियल क्या है, ये कितना डेविएट करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई ये मटेरियल किस चीज का है, ये ग्लास है या फिर ग्लास भी है तो किस टाइप का ग्लास है। यानी सिंपल सी बात बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना इसका फिक्स हो गया, अगर मैं यहां से अलग अलग कलर की लाइट रे डालूं तो उसके लिए भी जो एंगल आई प्राइम है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आपने रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिकॉज अलग अलग लाइट के लिए जो डेविएशन होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। साथ ही साथ जो डेविएशन होगा किस पर डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, बिकॉज दोनों क्या होते हैं उससे रिलेट करते हैं। हमने स्नेल्स लॉ जब पढ़ा था तब डिस्कस किया था कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो आई प्राइम की वैल्यू है दो बात पर डिपेंड करेगी कि लाइट किस कलर की है या किस वेवलेंथ की है, दूसरा इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो यहां से हमको दो चीजें जानने को मिली कि जो आई है किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट है वो किस कलर की है, यानी किस वेवलेंथ की है। इसका मतलब जो डेल्टा वो किस पर डिपेंड करेगा?
इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, इस प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा। तो दिस इक्वेशन 3 टेल्स अस डेल्टा डिपेंड अपॉन, तो यहां पर हम लिख के चलेंगे ऐसे, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा, जो जो साफ साफ दिख रहे हैं उनको लिख लो यहां पर, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा। अब यहां से आपको लग रहा होगा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस इमर्जेंट एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब इस इमर्जेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस बात का निर्णय कौन लेगा, ये प्रिज्म तो लेगा कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उस बात से निर्णय होगा कि ये आई प्राइम की वैल्यू क्या होगी, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव स्केलिंग क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप पूरा लिखना। और किस पर डिपेंड करेगा, और हम जानते हैं अलग अलग कलर की लाइट कलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वेव लेंथ पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, वेवलेंथ यानी कलर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी रेड कलर के लिए डेविएशन अलग देखने को मिलेगा, वॉयलेट के लिए अलग देखने को मिलेगा, ग्रीन के लिए अलग देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग कलर के लिए डेविएशन हमें यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके बारे में, इस एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अब वो फैक्ट क्या है जरा समझेंगे हम, इसी से रिलेटेड है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, मैं ये वाला चीज़ें मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटाऊँ मैं। अब जरा समझना, मेरी बात को गौर से समझना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई प्राइम माइनस ए। सो हियर वी हैव ए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई प्राइम माइनस ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक चीज़ जब हम प्रिज्म बना रहे होंगे उसी टाइम पे फिक्स हो जाएगी, वो क्या है भाई, ये चीज, यानी ये चीज क्या है, फिक्स है। तो दिस थिंग इज ऑफ फिक्स, बिकॉज जिस समय एक बार प्रिज्म बन गया सो बन गया। जैसे ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये है, यानी प्रिज्म एंगल ये है, ये वाला इधर वाला एंगल, ये जिस समय ये प्रिज्म बनाया उस समय फिक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज करने जाएंगे तो टूट जाएगा। जैसे ये क्या हो रखा है, अगल बगल से टूट रखा है, लेकिन काम चलाने के लिए बहुत है। तो ये मेरे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये क्या है, फिक्स है, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास फिक्स है। अब जो चेंज होगी वो चेंज हमने कौन कौन है, एक आई चेंज होगा, दूसरा क्या चेंज होगा, आई प्राइम चेंज होगा। अब जरा समझना बात को, मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आई प्राइम और आई की वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं, समझ लो बात को आप, अगर मैं आई प्राइम और आई की वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं, मान लिया फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और आई प्राइम की वैल्यू निकल के आई मेरे पास कितनी, 41 डिग्री निकल के आई, मान लिया मैंने, सॉरी डिग्री से क्या लिख रहा हूँ, कितनी निकल के आई, 41 डिग्री निकल के आई। अब मैंने दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, कितना इंटरचेंज किया, मैंने बोल दिया नाउ आई इज 41 डिग्री, और मुझे वहां मिला कि जो आई प्राइम है अब वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। क्या ऐसा करने पर डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, भाई कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी हम 30 प्लस 41 कर रहे थे, अब भी हम 41 प्लस 30 कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ए तो हमारा क्या है, फिक्स है। यानी यहां पर जो आई और आई प्राइम है दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ जरा समझना, इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे पास एक प्रिज्म है इस तरह से यूं करके, और ये प्रिज्म का बेस है, यहां से एक लाइट रे माना इस तरह से इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये क्या हुआ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब लाइट रे क्या होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और ये मेरे पास क्या हुआ, यहाँ आई प्राइम हुआ। ठीक है बात इतनी। अब अगर मैं इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करने का मतलब नाउ मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी हो जाए, आई प्राइम हो जाए, और एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाए, आई हो जाए। तो इस केस में इस डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं यहां पर एक मिरर लगा दूं, यहां मैं मिरर लगा दूं,
तो जब लाइट रे वापस आएगी ना तो ये सेम पाथ से वापस आएगी, बिकॉज यहां पर इस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा और समझते हैं, जरा समझना बात को। मैं इसको मिटाऊं इधर वाला, क्योंकि इसका काम हो गया है, कुछ चाहिए होगा तो हम आगे लिख लेंगे, तो इसको मिटा रहा हूं। समझना बात को। मेरे पास क्या है, अगेन एक प्रिज्म मैंने मान लिया यहां पर। ठीक, यहां से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से लाइट रे ऐसे इमर्ज होगी, तो इसे हमने क्या बोला, आई प्राइम बोला। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं आई और आई प्राइम की वैल्यू को, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो आई प्राइम पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। किस एंगल पर इंसिडेंट हुई, आई प्राइम पर इंसिडेंट हुई, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब इस केस में जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा वो कितना होगा भाई, आई के बराबर होगा, क्योंकि अगर मैं इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करूंगा तो डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं आप आई प्राइम को क्या बोल दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। इनको इंटरचेंज करने से डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना डेल्टा मुझे यहां देखने को मिलेगा उतना ही डेल्टा मुझे यहां भी देखने को मिलेगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात भाई। अगर इतनी बात अच्छी लगी आपको, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और इस साल जब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है तो ये वाला टर्म भी उसमें इंक्लूडेड था कि दैट इज ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। बिकॉज डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड कर रहा है। और किस टाइप का ग्राफ आएगा डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच, ये हमारे वहां क्लास 12th में प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, आसान सा प्रैक्टिकल रहता है, तो करते हैं, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर तो करके नहीं देखेंगे, यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है उसको देखेंगे, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हिंट डालो क्या, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ आता है और आपको समझना होगा, और ये ग्राफ पूछ लिया जाता है 1 नंबर में भी आ सकता है, अगर 5 नंबर में यह क्वेश्चन आया तो वहां भी आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। अब एक काम करो, फिर 2 एक्सेस ड्रॉ करो इस तरह से। इस हॉरिजेंटल एक्सेस में क्या है, आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और इस एक्सेस में कितना है मेरे पास, डेल्टा है। यहाँ क्या है, डेल्टा है, यहाँ क्या है, आई है। अब कैसा ग्राफ आएगा समझो जरा। मान लिया मैंने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया और इस टाइम पर मुझे डेल्टा की वैल्यू मुझे कुछ ये देखने को मिली, तो दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर दिस वैल्यू ऑफ आई। जैसे मैंने आई बढ़ाया, मैंने प्रैक्टिकली ये पाया डेल्टा की वैल्यू क्या कर गई, कम हो गई। अब डेल्टा कितना हो गया भाई, इतना हो गया। मैंने थोड़ा सा और आई बढ़ाया, मैंने पाया डेल्टा क्या हो गया, और कम हो गया। तो इस तरह से डेल्टा कम हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके दौरान मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। माना मैंने 30 किया, 31 किया, 32 किया, या 34 किया, 35 किया, ऐसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट में। माना अब मैंने कितना कर दिया, 37 कर दिया, तो मैंने ये पाया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो थोड़ा सा क्या कर गया, और कम हो गया। मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, तो मैंने ये पाया एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो थोड़ा सा और क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कम होता जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही से इसकी खूबसूरती निकल के आती है कि मैंने इसके बाद जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया लैब में, तो मैंने पाया कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दोबारा से क्या हो गया, बढ़ गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन कहीं यहाँ आ गया, दोबारा से क्या करने लग गया, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लग गया, और उसके बाद बढ़ता रहा, रुका ही नहीं। यानी उसके बाद अगेन एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन और आई के बीच या एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर स्मूथ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये डेल्टा है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगा। अब इस ग्राफ की खासियत क्या है, ये ग्राफ हमको बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी,
मिनिमम होगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की इस वैल्यू के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है। और अगर मैं इसके लेफ्ट में आता हूं या राइट में जाता हूं, यानी अगर मैं इससे एंगल ऑफ इंसिडेंट को घटाता हूं या फिर इस वैल्यू से एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता हूं, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन में इंक्रीज ही आएगा। और इस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मिनिमम देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और यही आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है इसकी वैल्यू क्या होगी या इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब जरा समझेंगे बात को। अगर यहां बना लो तो यहां पर मेरे पास इस वैल्यू ऑफ आई के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, मिनिमम है। इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा एम बोल दिया। अब ध्यान समझना बात को, मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन कहना जा रहा हूं यहां पर। इस कंडीशन के लिए जब मेरे पास डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक काम करना, ये जो मैंने स्टार लगा रखा ना, इसको आप भी स्टार लगा दो इस तरह से, क्योंकि आगे यूज होगी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आगे यूज होगी और ये भी क्या होगी, आगे यूज होगी, तो इसलिए दोनों में स्टार लगा दो और ऐसे नोट कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूं। फॉर मिनिमम डेविएशन, या बोलते हैं एट मिनिमम डेविएशन, जो लाइट रे होती है वो पैरेलल टू द बेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरे पास क्या है भाई, ये प्रिज्म है, तो हिंट डालो क्या इस तरह से, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा कि अगर मैं यहां पर रिफ्रैक्शन दिखाऊं फ्रॉम प्रिज्म, ये प्रिज्म है मेरा, ये इसका बेस है, ये प्रिज्म एंगल ए है, यहां से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये मेरे पास नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। अब यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इस बेस के पैरेलल होगी, अगर यहां पर डेविएशन मिनिमम देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको याद करनी होगी। तो यहां मैं दोबारा नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास क्या होगा, इमरजेंट रे, ये एंगल ऑफ इमरजेंस आई प्राइम हो गया, ये आर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, आर प्राइम हो गया। अब अगर ये लाइट रे पैरेलल टू द बेस है तो इसका मतलब जो आई होगा वो आई प्राइम के बराबर होगा। तो इस केस में आई इक्वल टू आई प्राइम, और जो आर होगा वो आर प्राइम के बराबर होगा। और जो इस समय जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा, डेल्टा मिन के बराबर होगा या डेल्टा एम के बराबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी जब भी हमारे पास डेविएशन मिनिमम होगा उस केस में आई इज इक्वल टू आई प्राइम होगा और ऑटोमेटिकली आर इक्वल टू आर प्राइम हो जाएगा। और ये जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल टू द बेस हो जाएगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। और यहाँ से हो सकता है एक एमसीक्यू भी आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम डेविएशन के लिए फॉलोइंग में से कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू बेस होनी चाहिए, एंगल आई प्राइम के बराबर होना चाहिए, एंगल आर प्राइम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो यहां पर डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा एम के बराबर है। तो नाउ इक्वेशन 3 यहां पर जो निकल के आई थी वो क्या बन जाएगी, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू आई प्लस का आई प्राइम की जगह आई आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास डेल्टा एम इक्वल टू कितना आ गया, 2i माइनस ए आ गया। अगर मैं यहाँ से 2i निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये क्या निकला, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट निकल के आ गया। वैसे ही अगर मैं क्या निकालूं, एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी क्या, आर प्लस आर प्राइम इक्वल टू ए पढ़ी थी, आर प्राइम इक्वल टू आर है तो आर प्लस आर इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ से मेरे पास 2r इक्वल टू ए आ गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया, a बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, इस इंफॉर्मेशन से इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिख के चलो ऐसे, सिंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हमको क्या पता होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई कितना है मेरे पास, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ देखो, और अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा। साइन आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
A/2 के बराबर है। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू कितना आ गया, साइन डेल्टा m प्लस A/2 साइन A/2। तो दिस इज अवर फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला आस्क्ड मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम, ऑल्सो इन MCQ। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। और इससे क्या मिल रहा है हमको, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है जिससे ये प्रिज्म बना, उस मटेरियल की जिससे ये प्रिज्म बना हुआ है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ये जो मेरे पास जो प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म है, एक थिक प्रिज्म है। अगर मेरा प्रिज्म कैसा हो, थिन हो, फॉर थिन प्रिज्म, तो इसको मिटाऊं मैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर उससे जगह है मेरे पास, इधर मिटाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फॉर थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म कैसा हो, थिन हो, फॉर थिन प्रिज्म। देखो अगर प्रिज्म बहुत थिन होगा उसके लिए जो एंगल ए होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म ऐसा है, अगर ये बहुत थिन हो जाए तो थिन होने का मतलब ऐसे सिकुड़ जाएगा, ये ऐसे सिकुड़ेगा तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कम हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा, मान लिया फॉर थिन प्रिज्म ये जो मेरे पास वैल्यू होगी a, दिस a विल बी वेरी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी वेरी स्मॉल। जो a होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर a बहुत छोटा होगा तो मैंने क्या किया, उसमें कुछ ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो चीज़ है पूरा एंगल ये और बहुत छोटा हो जाएगा। अगेन A/2 भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस डेल्टा m प्लस A/2 एंड दिस A/2 आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। ये भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। अब आपको याद आ रहा होगा एक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो देन दिस साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब ये कंडीशन यहीं पर लगा दो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन डेल्टा m प्लस A/2, ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा m प्लस A/2 आ जाएगा। और यहां जो मेरे पास साइन A/2 है ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात हमने पहले ही बहुत बार की हुई है, कोई नई नई वाली बात तो हमारे लिए है नहीं। तो एक काम करो, नाउ दिस इक्वेशन बिकम, ये जो इक्वेशन यहाँ पर आ रखी है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो नाउ दिस इक्वेशन n विल बी इक्वल टू साइन इस पूरे की जो कितना आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, यानी डेल्टा m प्लस A/2 आ जाएगा, और अपॉन में इस पूरे की जो कितना आ जाएगा, साइन A/2 की जगह सिंपल A/2 आ जाएगा। देखो 2 से 2 चला गया तो ये मेरे पास कितना आ गया, NA क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस A आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा m विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, NA माइनस A आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा m इन इज इक्वल टू A इंटू n माइनस 1 आ गया। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म मेरा कैसा हो, बहुत पतला हो, तो उस समय डेल्टा m की वैल्यू कितनी होती है, A इंटू n माइनस 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म गायब हो गया, देखो पहले हमारे पास क्या टर्म था, कुछ ऐसा था कि डेल्टा इक्वल टू आई प्लस का आई प्राइम माइनस का a था। देखो यहाँ पर a भी है n भी है, n भी है इसका मतलब i प्राइम है ही, बिकॉज आई प्राइम क्या दिखा रहा है, किस पर डिपेंड करता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है ही, ए भी है ही, क्या गायब हुआ, या आई गायब हो गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट गायब हो गया। यानी अगर मेरे पास जो प्रिज्म है वो बहुत थिन प्रिज्म हो, तब उस केस में मिनिमम डेविएशन की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड नहीं करती। तो अगेन यहां से भी क्या बन सकता है, एक MCQ बन सकता है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फॉर मिनिमम केस या मिनिमम कंडीशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, आंसर है आई पर डिपेंड नहीं करता, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस पर डिपेंड करता है भाई, एन पर डिपेंड करता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या है आज का हमारा लेक्चर है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पूरे 5 नंबर का ये पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट
टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।